सिविल प्रोसीजर कोड 1908 मैं बता चुका हूं कि ये एक प्रोसीजर लॉ है, सिविल इन नेचर है। ओके, और ये जो है ये कोड है, ना कि ये एक्ट है। ये एक्ट 5 ऑफ 1908 हम कहते हैं। क्यों कहते हैं? 1908 में 1908 में जितने लॉज पास हुए थे, ये 5वां एक्ट था उस साल का, इसलिए इसको एक्ट 5 ऑफ 1908 कहा जाता है। अब मैं स्क्रीन पर आपसे शेयर करने जा रहा हूं कुछ, ये देखिए। ठीक है जी, मैं साथ ही साथ एनोटेशंस को भी कंट्रोल कर लूंगा यहां से। ठीक है जी, जस्ट गिव मी 1 मिनट। ओके, लेट्स स्टार्ट। आई होप आपको ये साफ दिखाई दे रहा है। ओके, समझिए, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सिविल प्रोसीजर कोड को फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। पहले भारत देश में होता क्या था, यहाँ पर हिंदू राजाओं का राज हुआ करता था। तो हिंदू पीरियड में हम कहते थे धर्मो रक्षति रक्षता, यानी धर्म प्रोटेक्ट करता है उसको जो कि धर्म को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, ये धर्म की जो परिभाषा दी थी ये 4 वेदों में दी गई थी, सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद और अथर्ववेद। पहला होता है ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, और चौथे नंबर पे आता है आपका अथर्ववेद। तो धर्म इज द सुप्रीम लॉ। धर्म क्या है? स्टडी ऑफ व्हाट इज राइट। ओके, हम इसकी ज्यादा गहराई में भी नहीं जाएंगे क्योंकि आज मैंने सिर्फ एक स्टोरी आपको बतानी है। फिर उसके बाद आया मिडिवल हिस्ट्री का दौर, जब इस्लामिक पीरियड आया, और तब कुछ सिस्टम्स, कुछ थ्योरीज ऑफ लॉ एंड ऑफ सिविल लॉ हमारे भारत में बदल गई। तो ये था हमारा मुस्लिम पीरियड ऑफ रूल इन इंडिया। ठीक है जी, और इसमें कुछ चेंजेस आए। और फिर आता है ब्रिटिश एरा। भारत में आया ब्रिटिशर्स का राज, ईस्ट इंडिया कंपनी का राज आया, ईस्ट इंडिया कंपनी। और बाद में यही ईस्ट इंडिया कंपनी का जो राज था ये खत्म हुआ और यहाँ पर आ गया क्राउन रूल। क्राउन रूल असली जो आज का सीपीसी है वो इस एरा में बना, मगर प्रिंसिपल्स डिराइव दोनों तरफ से हुए, हिंदू वाला और मुस्लिम वाला। समझ में आया? कुछ हिंदू लॉ प्रिंसिपल से प्रभावित हुई बातें, कुछ मुस्लिम लॉ से प्रभावित हुई, और आज का प्रेजेंट डे सीपीसी बना ब्रिटिश एरा में, यानी 1908 में। क्लियर? और आगे चलते हैं। अब ये नेक्स्ट, कई फर्स्ट सिविल प्रोसीजर कोड जो बना, जो पहला सीपीसी बना था वो बना था 1859 में। क्लियर? ओके, और हमारा जो सीपीसी है उसमें एट प्रेजेंट, और बाद में कुछ अमेंडमेंट्स भी आई थी, जैसे 1877 की अमेंडमेंट, 1882 की अमेंडमेंट, और फिर फाइनली 1908 में बना एक नया सीपीसी, आज का प्रेजेंट डे सीपीसी, और पुराने सीपीसी को खत्म कर दिया गया। और ये कब से इफेक्ट में आया? 1 जनवरी 1909। अभी मेरे मुंह से निकला 21, क्यों निकला? क्योंकि जो इस पर साइन हुए थे, सिविल प्रोसीजर कोड जब बनकर तैयार हो गया और इस पर जो सिग्नेचर्स हुए वो हुए थे 21 मार्च 1908। किसके साइन हुए थे? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। मैं आपको बता दूं, जब भी कोई लॉ बनता है पहले वो लेजिस्लेचर पास करता है, फिर उसके बाद देश का चीफ एग्जीक्यूटिव यानी प्रेसिडेंट उसको साइन करेगा, तब वो लॉ बनता है। तब का लेजिस्लेचर जो था उसने इसको पास किया था, तब का चीफ एग्जीक्यूटिव कौन होता था? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो किस गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ने साइन किए थे? लॉर्ड मिंटो, या फिर इसको दी अर्ल ऑफ मिंटो भी कहा जाता है, दी अर्ल ऑफ मिंटो, या फिर शॉर्ट में बस आप याद कर लो लॉर्ड मिंटो वन। लॉर्ड मिंटो वन के साइन हुए थे। ये वही लॉर्ड मिंटो हैं
जिनके नाम पर मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म्स आया था 1909 का। तो प्रेजेंट डे सीपीसी में 158 तो सेक्शंस हैं, ओके, और 51 ऑर्डर्स हैं, और लास्ट में दिया गया है अपेंडिक्स। टोटल 8 अपेंडिक्स हैं। अब सेक्शंस और ऑर्डर्स में क्या फर्क है इसको आप समझिए। व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन सेक्शन एंड ऑर्डर्स? समझिए, सेक्शन क्या है? हमारे सीपीसी के सेक्शंस इसका सबस्टांटिव पार्ट है, इसकी बॉडी है, इसमें सिद्धांत यानी प्रिंसिपल्स है। तो जो मेन सब्सटेंस है वो ये है, पर इसको इंप्लीमेंट करता है क्या? ऑर्डर्स। ये इसका प्रोसीजर है, ये वीन्स एंड आर्टरीज हैं, ये वो रूल्स है जिसके द्वारा वो प्रिंसिपल्स अप्लाई होते हैं जो प्रिंसिपल्स सेक्शंस में दिए हुए हैं। क्लियर? तो ये किताबी बात है और इसको इंप्लीमेंट करते हैं ऑर्डर्स। सेक्शंस को इंप्लीमेंट करते हैं ऑर्डर्स, और इंप्लीमेंट करते हुए जो फॉर्म्स भरने पड़ेंगे, किस फॉर्मेट में क्या लिखना है, वो दिया हुआ है अपेंडिक्स में। कितने अपेंडिक्स हैं? 8 अपेंडिक्स हैं, ओके। और सीपीसी कौन सी लिस्ट में है? यूनियन लिस्ट में है, स्टेट लिस्ट में है, या कॉन्करेंट लिस्ट में? आंसर, इट इज गिवन इन दी कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट की एंट्री नंबर 13 है, यानी दोनों इस पर लॉ बना सकते हैं, सेंटर भी, पार्लियामेंट भी, और स्टेट लेजिस्लेचर। लेकिन अगर कंफ्लिक्ट हो जाए तो किसका बनाया हुआ लॉ माना जाएगा? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 246 कहता है तो स्टेट लॉ ना मानते हुए पार्लियामेंट द्वारा बनाया हुआ लॉ प्रिवेल करेगा। पर इसकी भी एक्सेप्शन है, और वो जो इसकी एक्सेप्शन है वो गिवन है हमें आर्टिकल 254 क्लॉज 2 कि अगर कॉन्करेंट लिस्ट के किसी आइटम पर स्टेट द्वारा बनाए गए लॉ को अगर प्रेसिडेंशियल एसेंट मिल जाता है तो ऐसे में स्टेट मेड लॉ विल प्रिवेल ओवर दी पार्लियामेंट मेड लॉ, मीन सेंटर मेड लॉ। ठीक है, और आगे चलते हैं। अपार्ट फ्रॉम द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, हाई कोर्ट भी, जी हाँ, हाई कोर्ट भी पावर रखता है रूल्स बनाने की विद रिस्पेक्ट टू सिविल प्रोसीजर कोड। ये पावर कहाँ दी गई है? ये दी गई है सेक्शन 121 से 131 ऑफ सीपीसी 1908। क्लियर? और आगे चलते हैं अब हम। ठीक है, अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं आप लोगों के साथ सीपीसी की कहानी। मैं कहानी सुनाऊंगा जैसे राजा रानी की कहानी होती है, और मेरी कोशिश होगी इसी कहानी के साथ साथ मैं बेसिक्स ऑफ सीपीसी आपसे डिस्कस कर लूं। हो सकता है कि ये एक नहीं 2 या 3 सेशंस में हो, पर मैं वादा करता हूं बहुत अच्छे से पूरी सीपीसी की कहानी मैं आपको शॉर्ट में सुना दूंगा। सुनिए ध्यान से। अब एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं आप लोगों के लिए। आई होप नाउ इट इज विजिबल क्लियर। ठीक है जी, तो चलो और देखते हैं थोड़ा बड़ा करके। काम चल जाना चाहिए, नहीं चलो थोड़ा छोटा ही करते हैं, ऐसे ठीक है। समझो, अब कहानी कहां से शुरू होती है। देयर वॉज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ रुई बेचने के लिए, सेल ऑफ कॉटन के लिए। क्लियर? अब ए कहाँ रहता है? अहमदाबाद में, गुजरात में। ठीक है, और ये कौन है? सप्लायर, जिसने बेचना है माल अपना। ठीक है, क्या बेचना है? बेल्स ऑफ कॉटन। और बी जो कहाँ रहता है? लुधियाना में। ही वॉज द परचेजर, यही कॉटन खरीदना चाहता है। अब ए फेल्ड, यानी अहमदाबाद वाले ने टाइम पर माल नहीं दिया, स्पेसिफाइड डेट पर माल नहीं दिया। अब हुआ क्या? बी इसके खिलाफ एक सूट फाइल करना चाहता है। क्यों? ये हो गया क्या? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो यहां पर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या चीज बन गया? क्या चीज बन गया? कॉज ऑफ एक्शन। कॉज ऑफ एक्शन। सबसे पहला प्रिंसिपल तो ये है कि लड़ाई कब होगी? मैंने क्या बताया? सिविल लॉ वो लॉ है जो सिविल रॉन्ग्स से डील करता है, और यहां हो गया
सिविल रॉन्ग, सिविल रॉन्ग हो गया। और यहां पर सिविल रॉन्ग कौन से वाला हुआ है? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो ये हो गया कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो गया। क्लियर? अब और आगे चलते हैं। नेक्स्ट, बी वेंट टू हिज लॉयर। खरीदने वाला इंसान अपने वकील के पास गया, वकील का नाम है ई इंग्लैंड ई, और उसको बताया कि दैट अ कॉन्ट्रैक्ट वाज मेड बिटवीन हिम एंड ए इन राइटिंग, कि लिखित हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ठीक है, और उसमें विटनेस भी है सी और डी। क्लियर? ये उसने बता दिया। अब एक और मैं यहाँ बात बताना चाहूंगा कि केस जो फाइल किया जाता है हमेशा वो पार्टी करती है जो कि है एग्रीव्ड पार्टी, जिसके साथ गलत हुआ है, एग्रीव्ड पार्टी ही केस करेगी। जबकि क्रिमिनल लॉ में आपका आपका जो काम है वो है क्रिमिनल लॉ मशीनरी को, यानी कि पुलिस को इन्फॉर्म कर दो बस, उसके बाद वो अपने आप केस फाइल करेंगे। जरूरी नहीं है जो क्राइम हुआ हो वो आपके साथ हुआ हो। अगर आपको कोई जानकारी है आपके मोहल्ले में या कहीं पर कोई क्रिमिनल एक्ट हुआ है, कोई क्राइम हुआ है, और आपने अगर पुलिस को सूचित कर दिया, सफिशिएंट कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ, पर आपने पुलिस को सूचित नहीं किया, ये भी अपने आप में एक ऑफेंस है। क्लियर? मगर सिविल में क्या है, जिसके साथ गलत हुआ है वही केस करेगा। अगर कोई और कोर्ट में जाएगा तो कोर्ट उससे पूछेगी कि आपका लोकस स्टैंडाई क्या है, यानी व्हाट इज योर लोकस स्टैंडाई, यानी व्हाट इज योर राइट टू इंटरवीन, किस अधिकार से आप बीच में अपनी टांग फंसा रहे हो। क्लियर? सिविल में ऐसा होता है, सिर्फ वो जाएगा जिसके साथ गलत हुआ है। ओके, मगर इसकी भी एक्सेप्शन है। एक बंदा चाहे तो अपीयर हो सकता है कोर्ट में बाय एजेंट, इसे हम कहते हैं अपीयरेंस, इससे हम कहते हैं अपीयरेंस बाय एजेंट, अपीयरेंस बाय एजेंट और प्लीडर। क्लियर? और ये कहाँ दिया हुआ है, इसे कुछ रूल्स हैं जो कि ऑर्डर 3 में दिया हुआ है। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि सीपीसी में सबसे पहले तो दिया गया है प्रिएम्बल, प्रिएम्बल के बाद दिए गए हैं इसके 151 सॉरी जो इसके सेक्शंस है, और वो है 158 सेक्शंस, मैं गलती लिख दिया 151, फिर दिया गया है इसके 158 सेक्शंस, और फिर इसके बाद दिए गए हैं इसके 51 ऑर्डर्स, और फिर यही ऑर्डर्स, every order is divided into some rules and rules are divided into sub rules, sorry sub rules, और आखिरी में इसके बाद दिया गया है जहां पर रूल्स सारे खत्म हो जाते हैं, ऑर्डर सारे खत्म हो जाते हैं, वहां आखिर में दिया हुआ है इसके 8 अपेंडिक्स, और अपेंडिक्स में क्या है, इसके फॉर्म्स है। ओके, ये है स्ट्रक्चर। और आगे चलते हैं। अब अगर एक इंसान सोचता है कि हर चीज के लिए मैं खुद थोड़ा ना कोर्ट जाऊंगा, बड़े बड़े कंपनीज के मालिक हैं जिनके हर जगह ऑफिसेज हैं, तो क्या हर बार बड़ी बड़ी कंपनीज के मालिक टाटा अंबानी वो कोर्ट जाएंगे? नहीं, उनके बिहाफ पर कौन जाएगा? उनका रिप्रेजेंटेटिव या फिर उनका प्लीडर, उनका वकील। क्लियर? फिर अब इस केस में हुआ क्या है, ए ने क्या किया, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया। एक गलत कहाँ है, ए ने जो कॉज ऑफ एक्शन पैदा हुआ ए की वजह से, वो क्या है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विच इज अ सिविल रॉन्ग। ओके, तो जो पहला सवाल, द फर्स्ट क्वेश्चन विच केम इन द माइंड ऑफ लॉयर इज रिगार्डिंग द जुरिस्डिक्शन। तो सबसे पहली चीज जो उसके दिमाग में आती है वो है जुरिस्डिक्शन, और जुरिस्डिक्शन से डील करते हैं सीपीसी के सेक्शंस 9 to 14, 9 से लेकर 14 तक। क्लियर? अब इसमें है क्या क्या, ठीक है, अभी बताता हूं। इज वेयर सूट इज टू बी फाइल्ड, जुरिस्डिक्शन क्या मतलब है कि कहां पर ये केस फाइल होगा। क्लियर?
और इसके साथ एक जुड़ी हुई चीज भी आ जाती है, और वो आ जाता है क्या कि क्या फॉरेन कंट्री की कोर्ट में कोई चीज डिसाइड हुई है फॉरेन कोर्ट में या फॉरेन जजमेंट, उसका यहाँ पर क्या प्रभाव होगा। क्लियर। और आगे चलते हैं अब हम। ठीक है जी। अब जुरिस्डिक्शन के बारे में मुझे थोड़ा सा आपको अभी समझा देना चाहिए। लो एक ब्लैंक पेज लेकर मैं आपको समझाता हूं जुरिस्डिक्शन के बारे में। हियर वी गो। समझिए, पहली ही चीज जो दिमाग में आ रही है एडवोकेट के, वो आ रही है क्या, जुरिस्डिक्शन की, कहां पर केस फाइल होगा। और जुरिस्डिक्शन को लेकर मैं आपको बता चुका हूं रूल्स कहां दिए हुए हैं, 9 से लेकर 14 तक। क्लियर। जुरिस्डिक्शन, जुरिस्डिक्शन में 3 मेन बातें हैं जो कि ऑपरेटिव सेक्शन है, सेक्शन 9 उसमें लिखी हुई है। और वो क्या लिखा हुआ है, लीजिए दोबारा इसी को खोलते हैं और आपको दिखाते हैं हम यहां पेज नंबर, ये देखिए, ये आपके सामने जुरिस्डिक्शन आ गया। अब जुरिस्डिक्शन वर्ड कहीं पर भी डिफाइंड नहीं है सिविल प्रोसीजर कोड में। वैसे जुरिस्डिक्शन का मतलब ये होता है कि किस कोर्ट के पास पावर है, किस कोर्ट के पास अथॉरिटी है, किस कोर्ट के पास कैपेसिटी है उस मैटर की कॉग्निजेंस लेने के लिए, यानी उस सूट को, सूट वर्ड का मतलब क्या है, सिविल केस जो कोर्ट में चलेगा, तो यानी सिविल सूट, उस सूट को एंटरटेन करने की किस कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन है, यानी किस कोर्ट के पास कैपेसिटी है। क्लियर। और सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी एक जजमेंट में डिफाइन किया जुरिस्डिक्शन शब्द को। कहते हैं 2 चीजों को मिला के जुरिस्डिक्शन बनती है, पहला कॉग्निजेंस लेने की ताकत, और जो रिलीफ मांग रहे हैं वो रिलीफ दे सकने की ताकत। अगर ये दोनों है तो अब हम कहेंगे उस कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन है। और इसका ऑपरेशनल सेक्शन है सेक्शन 9, जो कहता है every civil court has jurisdiction to try all suits of civil nature unless expressly or impliedly barred। अब इसमें 3 चीजें हो गई। पहला हो गया ऑल द सूट्स, ऑल सूट्स, यानी कि एक जनरल प्रिजम्पशन है, ठीक है, कि सभी कोर्ट्स के पास जुरिस्डिक्शन है। अगर कोई चैलेंज करता है कि नहीं इस कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन नहीं है, तो सीपीसी का सीधा असूल है जो बोले ओ कुंडा खोले, जो बोले ओ कुंडा खोले, यानी जो कोर्ट में जो बात बोल रहा है उसको उस बात को प्रूव भी करना पड़ेगा। अगर आप कह रहे हैं इस कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन है ही नहीं तो प्रूव करना पड़ेगा ना। क्लियर। क्यों, जनरल प्रिजम्पशन ये है, यस द कोर्ट हैज द जुरिस्डिक्शन, बस प्रोवाइडेड क्या है, वो सूट सिविल नेचर का होना चाहिए, कि वो सूट क्या होना चाहिए, सिविल नेचर का, और खास करके साफ साफ या इम्प्लाइडली वो सूट बार्ड नहीं होना चाहिए। क्लियर, ये केस हो नहीं सकता। अब इसके पीछे आधार क्या है, इसके पीछे जो आधार है वो क्या है, ये उबी जुस इबी रेमेडी, where there is a wrong there is a remedy, where there is a right there is a remedy। अगर कुछ गलत हुआ है तो आपका अधिकार पैदा हो गया तो आपको रेमेडी जरूर मिलेगी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट कहती है कि एक इनहेरेंट जुरिस्डिक्शन है, सिविल कोर्ट हैज इनहेरेंट जुरिस्डिक्शन टू ट्राई सूट्स ऑफ सिविल नेचर। क्लियर। ओके, और आगे चलते हैं फिर। अब हम फिर से अपने उसी पेज पर आ जाते हैं, स्टोरी वाले पेज पर। ये मैंने ब्रीफ में आपको बता दिया किसके बारे में, सेक्शन 9 के बारे में। ओके, और मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। यहाँ 9 क्या कहता है, 10 क्या कहता है, और 11, 12, 13 सब थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। समझिए, सेक्शन 9 मैंने आपको बता दिया ऑपरेटिव सेक्शन है। फिर सूट्स ऑफ सिविल नेचर की बात करता है। फिर आता है सेक्शन 10। व्हाट इज सेक्शन 10? ये है रूल ऑफ सब जुडिस। कहते हैं मैटर सब जुडिस है, यानी अंडर कंसिडरेशन। इसको हम
स्टे ऑफ सूट के साथ जोड़ते हैं। समझो, ए ने बी के ऊपर केस फाइल किया जलंधर में, क्लियर, और बाद में बी ने ए के ऊपर केस फाइल किया चंडीगढ़ में। तो जैसे ही बी ने ए के ऊपर केस फाइल किया, एक कोर्ट को क्या कहेगा, चंडीगढ़ वाली कोर्ट को क्या कहेगा कि पहले ही सेम मैटर को लेकर सेम पार्टीज के बीच में ये केस पेंडिंग है जलंधर में, द मैटर इज सब जुडिस। अब इसके कुछ एसेंशियल्स हैं, वो एसेंशियल्स क्या हैं वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। हम चलते हैं पेज नंबर 28 पर, ठीक है जी, वेट, हम चलते हैं इसके पेज नंबर 28 पर, एकदम से आपको पता चल जाएगा क्या एसेंशियल्स हैं सब जुडिस के। ये आपके सामने आ गया प्रिंसिपल ऑफ सब जुडिस, यानी कि सेक्शन 10, ये है सेक्शन 10, सॉरी सेक्शन 10। अब समझिए, रूल ये कहता है जब दो पार्टीज के बीच नथिंग कैन बी सेड और डन अगेंस्ट एनी सब्जेक्ट मैटर पेंडिंग बिफोर द कोर्ट। अगर एक मैटर पहले से कोर्ट में पेंडिंग है तो उसके बारे में कुछ भी कहा तक नहीं जा सकता, बिकॉज इफ एनीथिंग इज डन बाय एनी पर्सन इट अमाउंट्स टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, नहीं तो फिर उसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाए। तो सेकंड केस जो है वो क्या हो जाएगा, स्टे हो जाएगा। पहले जो केस डाला गया था वो चलता रहेगा। तो रेस्ट सब जुडिस जनरली मींस सब्जेक्ट मैटर पेंडिंग अंडर जुडिशियल इंक्वायरी और जुडिशियल एग्जामिनेशन। जहां पर जुडिशरी पहले से केस पर दिमाग लगा रही है उस पर दोबारा से जुडिशरी किसी और जगह पर दिमाग नहीं लगाएगी। इसके पीछे कारण क्या है, ताकि मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट्स ना हो, ताकि मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट्स ना हो, ओके। और बहुत ही गलत सिचुएशन हो जाएगी अगर एक केस में ए जीत गया और एक केस में बी जीत गया, सेम मैटर को लेकर सेम पार्टीज के बीच में अंडर द सेम टाइटल सिविल सूट है, एक में ए वन एक में बी वन। अब बताओ दो डिग्री आ गई तो किस डिग्री को इंप्लीमेंट यानी एग्जीक्यूट किया जाएगा, तो इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए सेकंड सूट क्या हो जाएगा, स्टे हो जाएगा, क्लियर। अननेसेसरी हरासमेंट पार्टीज की ना हो इसके लिए सेक्शन 10 बना है, खास करके वीकर पार्टी को एक्सप्लॉइट ना किया जा सके। मान लो ए बहुत रिच है और बी पुअर है, तो ए तो बी के खिलाफ यहां भी केस डाल देगा और यहां भी डाल देगा, तो बी को तो 2 बार वकील करने पड़ जाएंगे। ए तो रिच है पर बी तो पुअर है ना, बी ऐसा नहीं कर पाएगा। तो इसलिए बी को बचाने के लिए, वीकर पार्टी को बचाने के लिए रूल बना सेक्शन 10 प्रिंसिपल ऑफ सब जुडिस, क्लियर। और इसके इंग्रेडिएंट्स ये हैं कि पहले से एक केस दोनों पार्टीज के बीच में चल रहा है, सेम सब्जेक्ट मैटर है, सेकंड टाइम उसी पर केस हो रहा है, सेम पार्टीज हैं, फाइटिंग अंडर द सेम टाइटल है, और पहले वाली कोर्ट भी कॉम्पिटेंट कोर्ट है और ये भी कॉम्पिटेंट कोर्ट है। अगर ये सब कुछ हो गया तो जो बाद में डाला गया सूट है, जो सेकंड सूट है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, स्टे हो जाएगा, क्लियर। अब मैं फिर से चलता हूं पुराने पेज पर, ये आ गए हम, क्लियर। तो हम यहां थे और साथ ही साथ में अब आपको लेके चलूंगा कहा, सेक्शन 11 की तरफ। ये आता है रेस जुडिकाटा, 11 टॉक्स विद रेस जुडिकाटा। ये क्या है, व्हाट इज रेस जुडिकाटा। अगर ये सब जुडिस वाले सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स यहां भी डाल दो, बस एक और ऐड कर दो, द मैटर हैज बीन डिसाइडेड बाय द फर्स्ट कोर्ट। अगर एक कोर्ट ने एक सब्जेक्ट मैटर के ऊपर कुछ फैसला दे दिया और वही पार्टी, सेम पार्टीज अंडर द सेम टाइटल अब किसी और कोर्ट में अपना केस लेकर आ गई है, तो कोर्ट उन्हें क्या कहेगी कि आपका मैटर तो पहले ही डिसाइड हो चुका है। ये आता है आपके सामने रेस जुडिकाटा जो सेक्शन 11 है, और ये उसके इंग्रेडिएंट्स हैं कि इफ द मैटर इज इशू, जो मैटर इशू में है, अब चाहे वो मैटर जो है
ठीक है, मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू है, चाहे वो मैटर कोलेटरली और इंसिडेंटली इन इशू है। ठीक है जी, और इसके भी आगे पार्ट्स हैं। फिर वो मैटर एक्चुअली इन इशू है या मैटर कंस्ट्रक्टिवली इन इशू, अभी समझाता हूं क्या होता है ये। यानी सेम मैटर के ऊपर फिर से केस आया, अभी मैं इनको समझाऊंगा जरा, और सेम पार्टीज में फिर से वही मैटर उठ गया। ठीक है, जो कि पहले ही हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड है, जबकि पहले ही वो मैटर डिसाइड हो चुका है, और वो भी कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा पहले डिसाइड हुआ था, और वो भी तब भी ये पार्टीज उसी टाइटल, उसी मालिकाना अधिकार के अंतर्गत आई थी। अब जैसे कि मान लो एक आदमी पहले एक हाउस में रह रहा था, ठीक है जी, और वो रह रहा था वहां पर एज टेनेंट, ओके, और उसकी लैंडलॉर्ड से हो गई लड़ाई। लैंडलॉर्ड कहता निकल घर से बाहर, टेनेंट ने लैंडलॉर्ड पर केस कर दिया कि मुझे मेरे मकान से ना निकाला जाए, कोर्ट इसको रोके मुझे इस मकान से निकालने के लिए, क्योंकि मैं यहाँ पर हर महीने किराया दे के रह रहा हूँ। क्लियर? अब ये मैटर जो है ये अब ये मैटर जो है ये डिसाइड हो गया किसकी फेवर में, टेनेंट की, कि लैंडलॉर्ड खाली नहीं करवा सकता। ओके फाइन। उसके बाद लैंडलॉर्ड ने क्या किया, ठीक है, लैंडलॉर्ड ने क्या किया, टेनेंट के साथ सौदा कर लिया कि बता तू इस घर को कितने में खरीदता है। तो 10 लाख रुपए में टेनेंट ने घर को खरीद लिया, जबकि ये घर 50 लाख रुपए का था। लैंडलॉर्ड नुकसान सहने को तैयार हो गया, 2 लाख रुपया एडवांस ले लिया, और बाकी का 8 लाख एक महीने के बाद देना था। क्लियर? अब 2 लाख रुपया देकर वो रहने लगा, 6 महीने बीत गए, टेनेंट ने मकान मालिक को बाकी 8 लाख रुपए देकर रजिस्ट्री नहीं करवाई। तो अब इसने कहा कि अब तू खाली कर इस मकान को, क्योंकि मैंने तुम्हें जो ये मकान में रहने की परमिशन दी थी वो इसलिए दी थी क्योंकि तुम यहाँ पर 2 लाख रुपए देकर खरीदने का सौदा करके इस मकान को मुझसे ले चुके हो, पर जब तुमने पेमेंट दी नहीं पूरी तो खाली कर दो। अब ये कहता है ना मैं 8 लाख दूंगा, ना किराया दूंगा जो पहले देता था, ना खाली करूंगा। अब कोर्ट में गए, कोर्ट में सेलर कहता है क्योंकि ये पैसे नहीं दे रहा 8 लाख रुपए, इसलिए इसे कहो कि ये मेरा मकान खाली कर दे। वो कहता ये मामला तो पहले ही डिसाइड हो चुका है कोर्ट के द्वारा, तो कोर्ट कहेगी तब तुम्हारा टाइटल डिफरेंट था, अब टाइटल डिफरेंट है तो रेस जुडिकाटा नहीं लगेगा। समझ में आया? फिर सेम पार्टीज होनी चाहिए, सेम टाइटल में कोर्ट तक आनी चाहिए। अब मैटर इन इशू, एक जगह है खाली करवाने की बात और दूसरी तरफ है पिछला पैसा लेने की बात। क्लियर? तो एक तो है मैटर डायरेक्टली सब्सटेंशियली इन इशू, और दूसरा है मैटर इंसिडेंटली इन इशू। कि मेन मुद्दा ये होता है, मेन मुद्दे से जुड़ा हुआ मुद्दा ये होता है, दोनों पर लगेगा रेस जुडिकाटा। क्लियर? कि जो एक बार कोर्ट में डिसाइड हो गया, चाहे वो मेन मुद्दा था उस केस में, पहले वाले केस में, या फिर एक जुड़ा हुआ मुद्दा था, अब उसको दोबारा पार्टीज उठा नहीं सकती। क्लियर? और दूसरा वो वाला मैटर चाहे पार्टीज ने रेज किया था या फिर रेज कर सकती थी पर नहीं किया, उसे कहते हैं कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा। व्हाट इज कंस्ट्रक्टिव इशू? जब what could be the basis of attack or defense but was not availed as a matter of attack or defense। जो अटैक हो सकता था, जो डिफेंस हो सकता था, पर उसको अटैक या डिफेंस पार्टीज ने अगर नहीं बनाया तो लेटर ऑन वो उस मैटर को रेज नहीं कर सकते। समझ में आया? तो उन्होंने जानबूझ के अपना एक राइट अगर वेव ऑफ कर दिया तो इसका वेव ऑफ कर दिया, यानी ये हो गया कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा। सेक्शन 11 की एक्सप्रेशन 4 इससे डील करती है। ओके, ये है प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा की, जो पहले ही एक बार केस डिसाइड हो गया
फाइनली हर्ड एंड डिसाइडेड हो गया, ठीक है, कॉम्पिटेंट कोर्ट ने डिसाइड कर दिया, वो एजिटेटेड अगेन नहीं होगा बिटवीन द सेम पार्टीज ऑन द सेम सब्जेक्ट मैटर अंडर द सेम टाइटल। ओके, अब अगला हम चलते हैं सेक्शन 11 तक तो हो गया, ठीक है, अगला हम चलते हैं सेक्शन 13 और 12, 13, 14 की तरफ। ये देखिए हमारा जो बेरक है वो क्या बात करता है इसके बाद। जो बेरक में अगर आप देखते हैं सेक्शन 12 वो बार टू फर्दर सूट की बात करता है। सेक्शन 12 where a plaintiff is precluded by rules from instituting a further suit in respect of any particular cause of action, he shall not be entitled to constitute a suit in respect of such cause of action in any court to which this court applies। जो एक बार डिसाइड हो गया वो दोबारा नहीं हो, 11-12 इसी से डील करेगा। अब आता है 13-14। 13-14 क्या है? 13 और 14 जो है वो डील करता है फॉरेन जजमेंट से। चलो मैं यही बस से बता देता हूं आपको। 13, 14 ये देखिए, दिस इज 13, 14। वेट, फॉरेन जजमेंट क्या है? फॉरेन कोर्ट के द्वारा दी गई जजमेंट। जी हाँ, अगर फॉरेन कोर्ट ने फॉरेन कोर्ट ने कोई जजमेंट दी है, प्रोनाउंस की है, तो वो बन गई क्या? फॉरेन जजमेंट। क्लियर? और वो भी इट विल ऑपरेट एज रेस जुडिकाटा, कि एक देश में आप केस हार गए, अब दूसरे देश में आके फिर से। सेक्शन 13 क्या कहता है? एवरी फॉरेन जजमेंट passed by a competent foreign court on the same subject matter between the same parties contesting under same title, same capacity, will operate as res judicata। वो इंडिया में भी रेस जुडिकाटा होगा। अब वो पार्टीज दोबारा से यहाँ पर केस नहीं कर सकते। क्लियर? तो 13 और 14 इससे डील करता है, मगर इसी कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। जब प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस अप्लाई नहीं किए गए, जब फ्रॉड से डिग्री ली गई है, जब मैटर कोर्ट ने ऑन मेरिट डिसाइड नहीं किया था, ठीक है, तब। ओके, और जब सर्टिफाइड कॉपी फॉरेन जजमेंट की दे दी जाएगी कोर्ट में इंडिया में, ठीक है, तो कोर्ट मान के चलेगी, प्रिज्यूम करेगी कि वो डिग्री वैलिड है और बाइंडिंग ऑन द पार्टीज है, अनलेस इट इज प्रूव्ड कि ये डिग्री झूठी डिग्री है। क्लियर? तो वहां की डिग्री यहाँ की कोर्ट्स भी जो है वो एनफोर्स कर सकती है, अप्लाई कर सकती है। और एनफोर्समेंट ऑफ फॉरेन डिग्री से डील करता है सेक्शन 43 से लेकर 44A ऑफ सीपीसी। इसके अंतर्गत एनफोर्स होती है फॉरेन डिग्री। चले आगे, अब फिर से आते हैं पुराने वाले पार्ट पर, ठीक है, और ये आ गया यहाँ, स्टोरी चल रही है। क्लियर? तो ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था फाइनली, ठीक है। अब वो जुरिस्डिक्शन का मैटर सबसे पहले आया कि केस कहां डलेगा। अब सूट कैन बी फाइल्ड इन लुधियाना कोर्ट। क्यों? क्योंकि कॉज ऑफ एक्शन वहां अराइज हुआ, ठीक है, और कॉज ऑफ एक्शन माल पहुंचना था लुधियाना में, पर वह नहीं पहुंचा, तो कॉज ऑफ एक्शन कहां पैदा हुआ? लुधियाना में। तो कोर्ट की जुरिस्डिक्शन लुधियाना की फोर्स बनती है, मगर जिसने भेजना था वो रहता है अहमदाबाद में, डिफेंडेंट वहां रहता है, तो वहां की भी जुरिस्डिक्शन बनती है। समझ में आया? तो जुरिस्डिक्शन वाले मैटर्स कैसे सॉल्व होंगे, इसे हम कहते हैं प्लेस ऑफ सूट। प्लेस ऑफ सूट, ये पूरा एक चैप्टर है सीपीसी का, और सिविल प्रोसीजर कोड में सेक्शन 15 से लेकर 25 तक इससे डील करता है कि प्लेस ऑफ स्विंग कौन सी होनी चाहिए। और अगर आपने गलत कोर्ट में केस डाल दिया है तो बाद में आप अपने केस को ट्रांसफर भी करवा सकते हैं। इसको हम कहते हैं ट्रांसफर ऑफ सूट, और ये सेक्शन 22 से 25 में गवर्न होता है। यानी प्लेस ऑफ स्विंग के अंदर ही हम स्टडी करते हैं ट्रांसफर ऑफ सूट। ये 15 से 25 के अंदर आता है, 22 से 25 का ट्रांसफर ऑफ सूट। क्लियर?
थोड़ा सा और जानकारी मैं आपको प्लेस ऑफ स्विंग के बारे में यहाँ देना चाहूंगा। लेट्स मूव टू पेज नंबर 20। आ जाओ जी, प्लेस ऑफ स्विंग समझो। जब जुरिस्डिक्शन यानी कि प्लेस ऑफ, जुरिस्डिक्शन वर्ड यहाँ सही नहीं होगा, यहाँ वर्ड यूज करना चाहिए प्लेस ऑफ स्विंग। जब हम प्लेस ऑफ स्विंग की बात करते हैं तो ये एग्जैक्टली बात करें तो 15 से 21 ए के बीच में आता है। सबसे पहले तो ये देखा जाएगा प्रॉपर्टी जो है वो मूवेबल है या इमूवेबल। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो बड़ी सीधी सी बात है, सेक्शन 16, 17, 18 अप्लाई होगा, 16, 17, 18। और अगर सिविल रॉन्ग्स है या फिर मूवेबल प्रॉपर्टी है तो कौन सा सेक्शन अप्लाई होगा, सेक्शन 19 अप्लाई होगा। क्लियर? और इनके अंदर कॉमन आ जाता है सेक्शन 2020। नेक्स्ट, अब ये देखो, क्लियर? अगले सेशन में मैं आपको डिटेल्ड रूल्स करवाऊंगा विद रिस्पेक्ट टू प्लेस ऑफ स्विंग। आई होप यहां तक कहानी, सीबीसी की कहानी आपको समझ आई है। क्लियर? आपको कैसा लगा जरूर कमेंट्स में लिखिएगा, मैं इसे यूट्यूब पर डाल रहा हूं। ठीक है जी, विद इन 3-4 सेशंस मैं पूरा क्लियर कर दूंगा आप लोगों को फुल कंप्लीट स्टोरी ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड।